विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हिस्ट्री कर रहे थे हम, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आज करना हमने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। कम्युनिज्म का जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है आपका जो विचारधारा पैदा हुई वो हुई कार्ल मार्क्स से। किससे? कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखी? पहली जो मेन किताब है वो कौन सी लिखी? दास कैपिटल लिखी। क्या लिखी उन्होंने? दास कैपिटल लिखी। दूसरी उन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर कौन सी किताब लिखी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। ठीक है, तो दो चार आपने जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा वाले बड़े लोग हैं उनका क्या करना है आपने? नाम याद करना है सबसे पहले। ठीक है, एक आपके लेनिन भी हुए। लेनिन कहाँ पे? रूस में। कहाँ हुए? रूस में। तो लेनिन की किताबें भी पढ़नी है आपने। लेनिन की किताब क्या है? द स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन है एक। तो कौन सी है? द स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन है। एक है इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इम्पेरियलिज्म बोलते हैं साम्राज्यवाद, है ना। भगत सिंह को देखा होगा आपने, लेजेंड ऑफ भगत सिंह अगर मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जो नारे लगाए वो क्या लगाया? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इम्पेरियलिज्म मुर्दाबाद, है ना। तो इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म बोलते हैं पूंजीवाद को। ये क्या होता है ये आगे के चैप्टर में समझाऊंगा मैं, ठीक है, जब वर्ड हिस्ट्री करा रहा हूंगा। तो द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी लेनिन की किताब है। इवन भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, 23 साल के थे भगत सिंह। शहीद आजम कितने साल के थे? 23 साल के थे। और लास्ट में जो एक सिख थे वहां पर, कहां पर? जेल में। उन्होंने कहा भगत सिंह को कि भाई अब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, अब जाने का समय हो गया, फांसी का समय होने वाला है। उन्होंने कहा यार जीवन भर मैंने क्या मतलब धर्म को नहीं माना, तो मैं अभी वही किताब पढ़ूंगा जिनको मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो कौन सी किताब पढ़ रहे थे भगत सिंह लास्ट में? रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन नामक किताब पढ़ रहे थे। और बल्कि फोल्ड करके भी गए वो। क्या करके गए? क्योंकि उनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई, टाइम से पहले फांसी दी गई। बोला भाई चलो, तो फोल्ड करके गए, मानो जैसे अभी वापस आएंगे और क्या करेंगे, है ना। तो इतने आशावादी लोग थे ये 23 साल की उम्र में, जहां से आप सोचते हो कि अब क्या करना है, कैरियर के बारे में सोचते हो, तब तक वो बहुत कुछ कर चुके थे। असेंबली में बम फेंक चुके थे, इंपीरियलिज्म मुर्दाबाद के नारे लगा चुके थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद बटुकेश्वर दत्त के साथ, है ना। तो चलो खैर वो आगे पढ़ेंगे हम, जो क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय। वामपंथ मैंने बता दिया, लेफ्टिस्ट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि संसद में लेफ्ट में बैठते थे। मतलब ये किस में बैठते थे? विपक्ष में बैठते थे, विपक्षी साइड में बैठते थे, तो लेफ्टिस्ट कहा जाता है ना। तो वामपंथी आंदोलन का उदय, आधुनिक उद्योगों के विकास, दो विश्व युद्धों के मध्यकाल में भयंकर आर्थिक मंदी और रूस में बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। मैंने कहा ये लोग ऐसे थे, कार्ल मार्क्स ने लिखा क्रांति हो गई, लेनिन ने लिखा क्रांति हो गई, क्या ऐसे ऐसे राइटर थे ये लोग कि इनके लिखने से इनकी कलम में क्या थी? आग थी। क्या थी? आग। जो बहुत सारा कष्ट दबाए हुए थे लोग, मजदूर वगैरह, किसान, उन सब ने क्या कर दिया? जार के विरुद्ध क्या कर दिया? राजशाही के विरुद्ध। जार राजा बोलते थे रूस के राजा को, है ना। तो राजा के विरुद्ध क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई? विद्रोह कर दिया। हमारे उत्तराखंड में भी किया विद्रोह, पता है, राजशाही के विरुद्ध विद्रोह हुआ। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं बड़ा गौरव महसूस होता है जब हम टीरी के बारे में पढ़ते हैं कि श्रीदेव सुमन ने क्या किया? राजशाही के विरुद्ध विद्रोह किया। तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, किसने कहा था? नागेंद्र सकलानी हुए, मोलू भरदारी हुए, इन्होंने राजशाही के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जगह दी गई है श्रीदेव सुमन जी को भी। समझ में आया भाई? क्या हुआ? आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। जब उद्योग जो लगाएंगे वो कौन होंगे? पूंजीपति होंगे। और जब पूंजीपति होंगे वो क्या करेंगे? अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में क्या करेंगे? किसका शोषण करेंगे? मजदूर का शोषण करेंगे। किसका? मजदूर का शोषण करेंगे। दो विश्व युद्ध हुए, एक 1914 में स्टार्ट हो गया था, 1918 तक चला। एक 1939 से चला, 1945 तक चला, है ना। इनके बीच में 1929 की मंदी आई। मंदी बोलते हैं रिसेशन को। क्या होती है इकोनॉमिक्स में मैं बता चुका हूं, ठीक है, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मंदी आई, रिसेशन आया, तीसा की मंदी बोलते हैं उसको, तीसा की महान मंदी। क्या बोलते हैं? तीसा की महान मंदी। ठीक है,
एक मंदी कुछ समय पहले भी आई थी, उसका कारण बार बार पूछा गया कि क्या कारण था, तो उसका कारण था सब प्राइम। ठीक है, डिटेल में इकोनॉमिक्स में बता चुका हूं एक बार फिर, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि जो पिछली मंदी आई थी उसका कारण क्या था, अमेरिका में जो आई थी, लेमन ब्रदर्स नामक जो बैंक डूब गए थे, तो उसका कारण था सब प्राइम। क्या था? सब प्राइम। ठीक है, 1929 की भयंकर मंदी आई, पूरे वर्ल्ड को उसने अपनी चपेट में ले लिया। रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई, उसके परिणाम स्वरूप भारत में वामपंथी आंदोलन का क्या हुआ? उदय हुआ। क्या हुआ? मानवेंद्र नाथ रॉय, बड़ा बड़ा नाम है, याद करना पड़ेगा। एम.एन. रॉय भी बोलते हैं इनको, वैसे वास्तविक नाम इनका नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। क्या है? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। इन्होंने सोवियत संघ की यात्रा में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध स्थापित किए। रूस गए, सोवियत संघ गए, सोवियत संघ यात्रा पर गए, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध स्थापित किए। अक्टूबर 1920 में, डेट याद करनी पड़ेगी, अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने ताशकंद, ताशकंद उस समय कहां पड़ता था? रूस में ही पड़ता था। ये तो पता है ना कि कोल्ड वॉर चलता रहा, वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो अमेरिका और रूस दो महाशक्तियां थी, उनके बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा। कोल्ड वॉर चला तो क्या हुआ, आगे चलकर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव के समय में रूस क्या हो गया? कई खंडों में टूट गया, कई देश उससे अलग हो गए। जो सोवियत था, फॉर्मर यूएसएसआर ऐसी बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसके कई देश क्या हो गए? अलग हो गए। तो उन देशों को मिलाकर हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्या बोलते हैं? सीआईएस कंट्रीज बोलते हैं। तो अब तो सीआईएस कंट्री में आता ताशकंद, लेकिन उस जमाने में रूस में ही था। तो ताशकंद यात्रा के दौरान 1920 में, अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आंसर मानवेंद्र नाथ रॉय ने की। कब की? आंसर 1920 में की, अक्टूबर 1920 में की। कब की? रूस यात्रा के दौरान, ताशकंद, है ना। फिर एक राजा महेंद्र प्रताप थे, इन्हें खड़क सिंह के नाम से जाना जाता था भाई। कौन? राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधिमंडल लेनिन से मिला। उस जमाने में रूस की बहुत बड़ा नेता था कौन? लेनिन। मैंने किताबें बता दी आपको, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। भगत सिंह भी क्या थे? भगत सिंह भी लेनिन पढ़ रहे थे जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, उससे पहले। ठीक है, वैसे भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भगत सिंह कौन सी बुक पढ़ रहे थे, या महात्मा गांधी किससे बहुत अधिक प्रभावित थे, किस राइटर से? किस राइटर से थे? टॉलस्टॉय, वॉर एंड पीस। महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? टॉलस्टॉय। वॉर एंड पीस लिखी है टॉलस्टॉय ने। क्या लिखी है? हाँ, जब वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने एक टॉलस्टॉय बाड़ी और एक फिनिक्स फार्म की भी स्थापना की थी उन्होंने वहां पर, टॉलस्टॉय के नाम पर। ठीक है, तो वॉर एंड पीस भी देखना। तो राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधिमंडल लेनिन से मिला। लेनिन ने इस प्रतिनिधिमंडल को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली। लेनिन से इस प्रतिनिधिमंडल को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली। दो तरह के लोग होते हैं भाई, थे पहले, अब तो मध्यम वर्ग तो बाद में पैदा हुआ ना, जिसमें हम आते हैं, आप आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग, वो बाद में आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में आया। किसके बाद? औद्योगिकरण के बाद में आया। पहले दो वर्ग थे, हैव्स नॉट। हैव्स मतलब जिनके पास अथाह था, राजा रजवाड़े सामंत, जिनके पास, जिनका जीवन बड़ा विलासितापूर्ण था। और हैव्स नॉट, जिनके पास था ही नहीं कुछ। क्या? जिनके पास। तो वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संपर्क हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संपर्क हुआ। 1920 ईस्वी में ताशकंद में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कौन कौन थे? एक मानवेंद्र नाथ रॉय थे, एक A.T. रॉय थे, एक अवनी मुखर्जी, एक रोजा फिटिग्राफ, एक मोहम्मद अली, एक मोहम्मद शफीक। मोहम्मद, इनके नाम याद करने हैं भाई, बंगाल के थे अधिकतर। मानवेंद्र नाथ रॉय, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। मानवेंद्र नाथ रॉय, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, ऑब्लिक करके लिखना आपने। A.T. रॉय, अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिग्राफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, ये नाम याद करने हैं। ठीक है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का उद्देश्य, मानवेंद्र नाथ रॉय अप्रैल 1922 में भारत आए। अब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करनी थी, तो 1922 में मानवेंद्र नाथ रॉय, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य 1922 अप्रैल 1922 में
भारत आए। इस समय भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में निम्नलिखित पत्रिकाएं संलग्न थी। वो कौन कौन सी थी? अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या पूछा? द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये पत्रिका किसकी थी? आंसर श्रीपाद अमृत डांगे। किसकी थी भाई? श्रीपाद अमृत डांगे। नवयुग ये किसकी थी? मुजफ्फर अहमद की थी। नवयुग किसकी थी? मुजफ्फर अहमद की थी। बंगाली काजी नजरुल, विद्रोही कवि भी कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। एक बार यूपी में क्वेश्चन पूछा कि विद्रोही कवि किसे कहते हैं? आंसर काजी नजरुल इस्लाम। तो बंगाल ये पत्रिका किसकी थी? आंसर काजी नजरुल की थी। इनकलाब गुलाम हुसैन, ये पंजाब से थे भाई, गुलाम हुसैन। इनकलाब क्या होता है? इनकलाब मतलब बचपन से सुन रहे होंगे आप, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने भी बोला था। नारा किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद सबसे पहले? ये बताओ मुझे। भगत सिंह ने तो फेमस किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? और मुझे इनकलाब का मतलब बताओ, क्या होता है इनकलाब? हम इनकलाब लेके आएंगे, कई बार बोलते हैं आप। क्या होता है इनकलाब? रिवोल्यूशन। हर्षद है हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो हसरत मोहानी ने दिया था। भगत सिंह जी ने उसको पॉपुलर किया था सबसे ज्यादा। उन्होंने बोला था इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। क्या? लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ठीक है। तो लेबर इनकलाब हो गया गुलाम हुसैन पंजाब। लेबर किसान गजट सिंगारवेलु चेट्टियार, ये मद्रास से थे भाई। सिंगारवेलु चेट्टियार मद्रास से। कौन सा? लेबर किसान गजट। एक था वर्तमान, ये कानपुर से निकलता था। एक प्राणवीर निकलता था नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर ऑरेंज कैपिटल, नीरी का हेडक्वार्टर, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने बताया था नागपुर में है। नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पर्यावरण पर। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयासरत नेताओं ने 1924 में सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। कानपुर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? आंसर भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में जो प्रयासरत नेता थे उन्हें 1924 में सरकार ने गिरफ्तार कर दिया और उन पर कानपुर षड्यंत्र केस के तहत क्या चला? मुकदमा चला। कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ रॉय, सिंगारवेलु चेट्टियार, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा आदि पर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, भारत में साम्राज्य की सत्ता को उखाड़ने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। कानपुर षड्यंत्र केस। अब याद रखना, एक लिस्ट बना देना। क्या बनाना? कि कानपुर षड्यंत्र केस क्या था, लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, है ना, दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था, मेरठ षड्यंत्र केस क्या था। एक लिस्ट बनानी है आपने। क्या करना है? और वो उनको पहचानना है कि इसमें हुआ क्या था। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं भाई भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया। बटुकेश्वर दत्त तो नाबालिग थे, 18 साल से भी नीचे थे, छोटे थे बहुत। भगत सिंह थोड़ा समझदार थे, उस समय तक बालिग थे। अब इन्होंने नारे लगाए, गिरफ्तारी दे दी, जानबूझ के दी गिरफ्तारी। क्या किया? जानबूझ के गिरफ्तारी दी। अब उन पर केस चल रहा था। किसी को यह पता नहीं था कि सैंडर्स की हत्या भी किसने की? भगत सिंह ने की। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की थी। वो सैंडर्स जिसने साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया था। लाठी सिर पर पड़ी थी, लाला जी की मृत्यु हो गई थी। लाला जी ने कहा था कि मेरे सर पर किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। लाला जी का बदला लेने के लिए इन्होंने हत्या की थी। किसकी? सैंडर्स की। पता था नहीं अंग्रेजों को, क्योंकि भगत सिंह जी मतलब उन्होंने अपने धर्म के विरुद्ध अपने केस जो है वो काट दिए थे, हैट पहन लिया था, मूछें रखी थी, पता है ना। लेकिन मैंने कहा कोई ना कोई बीच में एक गद्दार होता है। एक क्रांतिकारी ने क्या कर दिया, वो टूट गया जैसे बोलते हैं। उसने बोला कि यही है सरदार जी जिन्होंने क्या किया, सैंडर्स की हत्या की। और फिर चला लाहौर षड्यंत्र केस। फांसी जो हुई वो किसकी वजह से हुई? गिरफ्तारियां हुई ना क्रांतिकारियों की। फिर पता चला कि भगत सिंह के साथ कौन थे? सुखदेव थे, राजगुरु थे। समझ में आया? राजगुरु शिवाजी का बच्चा बोलते थे अपने आप को।
शार्प शूटर। क्या थे? शार्प शूटर। खाली बंदूक पकड़ लेने से नहीं होता है, क्या होता है? निशाना भी लगना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो भाई 1921 से 1925 के बीच भारत में अनेक स्थानों पर औपचारिक साम्यवादी गुटों की स्थापना हुई। अंतिम रूप से 1 दिसंबर 1925 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा हुई। 1 दिसंबर 1925, 1 दिसंबर 1925 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा हुई। 27 दिसंबर 1925 को कानपुर में सत्यभक्त रे, नाम याद करना पड़ेगा इसका, सत्यभक्त रे के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं वो चीज बोल रहा हूं जो आपको पसंद नहीं है, याद करना पड़ेगा, तो यही सत्य है। अगर याद होगा तो ही आप अच्छा सही कर पाओगे, याद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हो सकता है 2 ऑप्शन समझ में आ जाए, 2 नहीं आएंगे समझ में, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन की बैसाखियों से नहीं चलना है कि जी 4 ऑप्शन आएंगे तब हम बताएंगे उसमें से छांट के कौन सा है, नहीं होता है। इसलिए आपका अच्छा एस्पिरेंट वही होता है जिसको पता होता है कि ये 3 नहीं है, ये है इसका आंसर। समझ में आ गया? सत्यभक्त रे का नाम याद रहेगा, कानपुर याद रहेगा, 27 दिसंबर 1925, ठीक है, के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। ऑल इंडिया, अखिल भारतीय बोलते हैं ऑल इंडिया को, साम्यवादी दल का गठन हुआ। 1 दिसंबर 1925 को कानपुर में पहले साम्यवादी कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित करके 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और उसका मुख्यालय कानपुर के स्थान पर बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कानपुर के स्थान पर बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाली अखिल भारतीय साम्यवादी दल पहली पार्टी थी। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रही थी, कांग्रेस डोमिनेंट स्टेट्स की मांग कर रही थी। डोमिनेंट स्टेट्स का मतलब ये था कि हमें नेता वगैरह चुनाव होते, हम लोग लड़ते, हम बनते, संसद वगैरह होती, सब कुछ होता, लेकिन हमारे जो बड़े फैसले हैं वो राष्ट्रपति नहीं होते, वो कहाँ जाते? क्राउन के पास जाते, क्राउन वहां से साइन करता, तब पता चलता है यहाँ पर कि एक्ट बन गया जी। क्या बन गया? ऑस्ट्रेलिया है डोमिनेंट स्टेट ऑस्ट्रेलिया का, क्या है? तो कांग्रेस तो डोमिनेंट स्टेट की मांग कर रही थी। पहली बार जिन्होंने कहा पूर्ण स्वराज चाहिए, भैया कौन थे वो? पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाले जो थे वो अखिल भारतीय साम्यवादी दल था। क्या था? अखिल भारतीय साम्यवादी दल था। अब क्या हुआ? नेहरू जी भी यंग थे। अब लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, और वो समझ गए थे, वो भाप गए थे कि जनता जो है वो किस तरफ जा रही है भाई, किस तरफ जा रही है? साम्यवाद की तरफ जा रही है। और उन्हें उनके विचार ज्यादा अच्छे लग रहे हैं बजाय कि हमारे विचारों के। इवन जो जेल नेहरू थे, उनके पिताश्री जो थे मोतीलाल नेहरू जी, जब नेहरू रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो डोमिनेंट स्टेट की बात करते हैं। क्या करते हैं? अपने पिता के विरुद्ध जाकर रावी नदी के तट पर रात को 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का नारा दिया। किसने? और साथ में ये भी बोल दिया कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे हम। कब? 26 जनवरी 1930 को, 30 को। समझ में आ गया? तो इसलिए पहला जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उत्तराखंड वालों ने पूछा कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? क्या मनाया गया? और उसमें ऑप्शन नहीं था 15 अगस्त 1947। अद्भुत से ऑप्शन थे। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, इस तरह के ऑप्शन थे। अब बच्चे क्या हो गए? ट्रैप में फंस गए। पूर्ण स्वराज दिवस को आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में ले सकते हो। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र हैं जी, क्या है? हम आज से अपने आप को क्या मान रहे हैं? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस को ही उत्तराखंड पीसीएस में लोक सेवा आयोग में किसी महान व्यक्ति ने जब क्वेश्चन बनाया तो पूर्ण स्वराज की जगह क्या लिखा? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में कब मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया। इसीलिए आगे चलकर 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया क्योंकि उस ऐतिहासिक तिथि का इंतजार किया गया जिस ऐतिहासिक तिथि पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था कभी। ये समझ में आ गया है ना? और एक और क्वेश्चन बना था उत्तराखंड में
कि भाई 15 अगस्त 1947 ही क्यों? तो 15 अगस्त 1947 को जापान पर मित्र राष्ट्रों का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। उसको याद करने के लिए 15 अगस्त 15 अगस्त की रात को आजाद हुए हम लोग। और वैसे जो एटली की घोषणा थी उसमें क्या कहा गया था? जुलाई 1948 कहा गया था मेरे ख्याल से, कि जून 1948। चेक करो एटली की घोषणा में क्या कहा गया था, डेट भी याद करो। 48 में विचार था अंग्रेजों का हमें आजाद करने का, लेकिन हम पहले ही हो गए, 15 अगस्त 1947 को हो गए हम। एटली की घोषणा, डेट बताइए। 30 जून 1948 को हम क्या कर देंगे, यहाँ का पूरा दे देंगे कि यहीं के लोगों को। किसने कहा था? एटली ने कहा था। क्यों कहा था? एटली समझ गया था, नौसेना विद्रोह हो गया था भाई, रेटिंग्स विद्रोह हो गया था। जिस नौसेना के दम पर, यह अलग बात है कि इतिहास में जगह नहीं दी गई रेटिंग्स विद्रोह को, तलवार नामक जहाज से शुरू हुआ था और उसके बाद कई जहाजों में जो अंग्रेजों के जो नौसेना थी उसमें विद्रोह हो गया। भारतीय नौसैनिक थे उसमें, रेटिंग्स कहा जाता था उनको। उसको इतिहास के पन्नों में क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। लेकिन आजादी के पीछे एक बड़ा कारण जो था वो नौसेना विद्रोह भी था। क्या था? ठीक है, आगे। तो भाई अखिल भारतीय साम्यवादी दल वो पहली पार्टी थी जिसने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। इस पार्टी ने घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य है। आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य है। 1923-27 के बीच भारत में मजदूर किसान पार्टियों की स्थापना की दिशा में प्रयास किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था मजदूरों, किसानों और नौजवानों में प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। क्या करना? प्रचार प्रसार करना। ठीक है। लेबर स्वराज पार्टी, लेबर, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। लेबर स्वराज पार्टी नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई। मजदूर किसान पार्टी की स्थापना, तो लेबर स्वराज पार्टी नाम याद रखना आपने। क्या रखना है? भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी का नाम क्या था? आंसर लेबर स्वराज पार्टी। भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी जो थी वो लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? आंसर बंगाल में हुई थी। बुद्धिजीवियों का राज्य था भाई बंगाल। क्या था? ऐसा नहीं कि बुद्धि उत्तर भारत के लोगों में नहीं थी, लेकिन जब ये क्षेत्र जो है वो आक्रांताओं से ग्रसित रहा, और जब आक्रांताओं से ग्रसित रहता है कोई क्षेत्र, भाई जब हर समय आक्रमण का खतरा है, जब हर समय क्या है, कभी कोई आक्रमण कर रहा है, तो अध्ययन छूट जाता है। अध्ययन छूट जाता है तो मस्तिष्क क्या, सिर्फ क्या, अपने आप को सरवाइव करने पे ही लग जाता है, फिर और चीजें नहीं, फिर ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं होती है। खुद मानो ना, अगर आप अभी इजराइल में होते या कहीं आप क्या नाम है यूक्रेन में होते, तो पढ़ रहे होते, तैयारी कर रहे होते, या बैठे होते किसी बंकर में खड्डा खोद के। कभी भी कोई भी मिसाइल आ सकती है। जितनी बार मिसाइल आसमान से जाती उतनी बार क्या होता उतनी बार है, उतनी बार डर लगता। और डर में पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। चलो, तो भाग्यशाली हो आप लोग, भारत में जन्म लिया। कहाँ भाग्यशाली हो आपकी उत्तराखंड में जन्म लिया, और भाग्यशाली हो आपकी ऋषिकेश में जन्म लिया, गंगा जी के तट पर। समझ में आया? पूर्व जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे। मजदूर किसान पार्टी ने कांग्रेस के अंदर एक शक्तिशाली वाम पक्ष बनाने तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वाम पक्ष की ओर झुकाने का उल्लेखनीय योगदान दिया। क्या किया? और भाग्यशाली हो आप कि ऋषिकेश में भी यहां बैठे हो। कहाँ? 14 बीघा में ना। सूर्यग्राम है इसका नाम। क्या नाम है? शहीद सूर्य प्रकाश थपलियाल जी के नाम पर इसका नाम सूर्यग्राम है वैसे, जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हो गए थे। 17 साल 18 साल की उम्र थी उनकी। कितनी? 17-18 साल की उम्र में राज्य बनाने के लिए, ये मेरे ख्याल से देश का पहला राज्य होगा जहां के लिए इतनी शहादतें हुई। 42 शहादतें हुई। कितनी? 42 लोगों ने अपने प्राण दिए। ऐसे ही नहीं बना राज्य। ठीक है। तो आपके लिए आपके पहले वालों ने क्या किया है? संघर्ष किए हैं। अपने अधिकारों को मांगना सीखिए। चलो जी, 1927-29 के बीच मजदूर किसान पार्टी ने भारत में मजदूरों के संघर्ष को उबारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1927 में भारत में पहली बार 1 मई को मई दिवस मनाया गया। क्या होता है मई दिवस? हाँ, मजदूर दिवस। ठीक है, मई दिवस मनाया गया, 1 मई को मनाया जाता है, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना की सूचक थी।
मजदूरों, किसानों और अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया। क्या किया? पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया। पब्लिक सेफ्टी बिल के कानून बनाने पर 1929 में लगभग 31 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। क्या चलाया गया भाई? मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया उन पर। तो आपने यहां से ये यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है कि मेरठ षड्यंत्र केस था, क्या था? क्या था? अपने आप से पूछना, क्या पढ़ा अभी? अरे पब्लिक सेफ्टी बिल ला रही थी क्योंकि मजदूर जो थे वो साम्यवाद की तरफ क्या हो रहे थे, हड़तालें हो रही थी, तो पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया, पेश किया गया। पब्लिक सेफ्टी बिल पर कानून बनाने पर 1929 में 31 साम्यवादी नेताओं को, कितने? 31 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार करके सरकार ने उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। अब क्वेश्चन जो बना वो ये आया कि उसमें अंग्रेज भी थे। एक का नाम था फिलिप स्प्रेट, एक का नाम था बेन ब्रैडले और एक का नाम था लेस्टर हचिनसन। क्या नाम था? तो अंग्रेज भी हतप्रभ रह गए कि यार हमारे ही लोग इसके अंदर हैं, यानी अंग्रेज भी साम्यवादी प्रभाव में आ गए थे। क्या आ गए थे? तो पिक्चर देखी होगी आपने एक ना, नक्सलवाद पे एक पिक्चर बनी है। एक अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी, वो जा रहे होते हैं, वो नक्सलवाद उनको पकड़ के ले जाते हैं, बाद में वो खुद नक्सलवादी बन जाते हैं। क्या बनते हैं? मतलब कई बार क्या होता है कि दूसरे के विचारों से, दूसरी विचारधारा से प्रभावित होना। आपको ट्रेन किया गया था नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए, आप गए, आपको पकड़ के ले गए, आपने उनके विचार सुने, आपको सही लगे, आप भी क्या हो गए। तो ये अच्छी बात है। ये एक क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन डिकेज मच मोर इनर फेलियर देन फ्रॉम एन एक्सटर्नल अटैक। कोई जो साम्राज्य, कोई भी देश जो होता है ना, वो अंदर के आक्रमणों से ज्यादा आहत होता है बजाय कि बाहरी आक्रमणों से। बाहरी आक्रमणों से हमारी आर्मी सक्षम है, निपट लेगी, अंदर के आक्रमणों से निपटना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये खुशखबरी है कि नक्सलवाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से नक्सलवादी घटनाएं सुनने को नहीं मिली हैं। जैसा कि पहले हम सुनते थे कि दांतेवाड़ा में ये हो गया, छत्तीसगढ़ में, है ना, उस तरह की घटनाएं नहीं सुन रही हैं। फंडिंग बंद कर दी गई है उनकी। ठीक है, और मेन तो अब फंडिंग बंद करके आपको पता है कि किसी भी संगठन की कमर क्या हो जाती है अपने आप ही। समझ में आ रहा है? तो अब जो सरकार के उसमें देखिए कि आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से भारत से क्या कर दिया जाएगा। नक्सलवाद है क्या? विचारधारा है। नक्सलवादी कौन है? आम लोग हैं जिन पर क्या हुए हैं, जिनकी अनदेखी की गई है। और नक्सलवाद सरकार की गलत नीतियों और सरकार की उपेक्षाओं के कारण ही नक्सलवाद पैदा हुआ है देश में। अगर आपसे पूछा जाए कि नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ, तो नक्सलवाद ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, उपेक्षा से हुआ। किससे हुआ? कि भाई आदिवासी थे, आपने वहां क्या कर दिया, खाने खुलवा दी, कोयले की खाने खुलवा दी, और वहां के लोगों के सारे अधिकार छीन लिए, जल जंगल जमीन सब छीन लिया, उनको कुछ मिला नहीं, वो और बुरी स्थिति में हो गए। और क्या हो गया, पूंजीपति क्या हो गए। वहां से लोगों ने देखा कि हमारी जगह से, हमारे जंगलों से, हमारी जगह से क्या हो गए, लोग अरबों कमा रहे हैं और हम क्या हो गए, हमारी स्थिति तो और मतलब पेन्यूरी में पहुंच गए, हम एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहुंच गए। तो फिर जब उपेक्षा होती है, सरकार की नीतियां सही नहीं होती हैं, उपेक्षा होती है, तो फिर क्या, नक्सलवाद जैसे क्या होते हैं। नक्सलवाद क्या है? माओवाद। माओ से तुम की जो नीतियों को फॉलो करते हैं, जो बोलते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से होकर निकलेगी, उन्हीं को क्या बोलते हैं, माओवादी। नेपाल में माओवादी बोलते हैं, भारत में क्या बोलते हैं, नक्सलवादी बोलते हैं उनको। नक्सलवाद का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ। चारू मजुमदार और कानू सान्याल फसल लूट की घटना की उन्होंने, वहीं से नक्सलवाद, नक्सलवाड़ी गांव का नाम था। ठीक है, फिर उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार, बीजेपी के थे, उन्होंने सलवा जुडम चलाया। क्या चलाया? और धीरे 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 देख रहे हैं कि नक्सलवाद क्या हो रहा है। आप अगर सुविधाएं दोगे, अच्छा एक समय ऐसा आता है कि आपने पहले उपेक्षा की, क्या की, और जब अब आपने, सरकार ने कहा कि हम आपके यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, सड़क बनाना चाह रहे हैं, विद्यालय बनाना, तो उसका विरोध होता है। क्या होता है? क्योंकि वो कहते हैं कि अभी तक नहीं तो अब भी नहीं। जैसे सरकार का मानना यह है कि जो पब्लिक है उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है, कम समय के लिए होती है। आपने देखा होगा तो जितने भी निर्माण कार्य दिख रहे होंगे वो इलेक्शन से पहले दिखते हैं आपको, 5 साल तक नहीं दिखते उतनी तेजी से, लास्ट में आपको
हर चीज टूटते हुए, हर चीज बनते हुए दिखाई देती है। तो सरकार का मानना यह है, लेकिन अब जो नई विचारधारा निकल के आ रही है उसमें यह है कि सब लोग समझदार हो गए, सोशल मीडिया का जमाना है, सब समझ में आ गया है कि भाई लास्ट में मत कीजिए, पूरे साल पर 5 साल विकास चाहिए, पूरे 5 साल फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? पूरे 5 साल रोजगार चाहिए, चाहे एक सीट पर क्या निकले, फॉर्म निकले। ये नहीं कि आप सारे फॉर्म क्या कर रहे हो, इलेक्शन से पहले निकाल रहे हो, सारे जितने भी वो हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नक्सलवादी भी वो लोग थे जिन्होंने बाद में ये बोला नहीं चाहिए हमें सड़कें, विद्यालय भी नहीं चाहिए, हॉस्पिटल भी नहीं चाहिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ो। सरकार की नीतियों क्या किया उन्होंने, तो लेकिन धीरे धीरे सरकार ने क्या किया आगे चलकर, समझ में आ रहा है। चलिए भाई, तो फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन का नाम याद रखना है कि 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस, किसमें भाई? मेरठ षड्यंत्र केस में जिन पर मुकदमा चलाया उसमें 3 ब्रिटिश नागरिक भी थे। अंग्रेज भी भौचक्के रह गए कि यार हमारे ही लोग क्या हो गए है, साम्यवादी हो गए। वो कौन थे? फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन। ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए राष्ट्रवादी नेता जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी, कैलाशनाथ काटजू, एम.सी. छागला आदि ने पैरवी की। ये बड़े वकील थे भाई उस जमाने के। किस जमाने के? जेल नेहरू थे, दूसरे कौन थे? एम.ए. अंसारी, कैलाशनाथ काटजू और एम.सी. छागला, इन्होंने पैरवी की। एक बार क्वेश्चन बना कि आजाद हिंद फौज सुना है आपने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया, कोर्ट के अंदर थोड़े आ सकते थे इतने लोग। खुले में चला मुकदमा, लाल किले में चला मुकदमा। कहां चला? जो सुनवाई हुई वो कहां हुई? लाल किले में। अब आजाद हिंद फौज के सभी लोग हजारों की संख्या में थे। वहां से क्वेश्चन बना, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया कि उनकी पैरवी किसने की? पैरवी कईयों ने की। कई लोग तो खाली कोट पहन के गए दिखावे के लिए कि हम भी हैं आपके साथ, लेकिन जो पैरवी की उनके जो हेड थे, वकील थे, वो थे भूला भाई देसाई। कौन थे? यहां से क्वेश्चन बना है, भूला भाई देसाई। कौन? भूला भाई देसाई। समझ में आया? तो 2 तरह के लोग होते हैं भाई, एक जो साथ देते हैं और एक जो खाली दिखावा करते हैं। दिखावा कौन करते हैं? कौन करते हैं दिखावा? आपको एक पेन देंगे, 4 लोग खड़े हो जाएंगे यूं क्या करके, सोशल मीडिया पे डाल के कि हमने इन छात्रों को क्या किया, पेन दिए कि आज। देखा होगा आपने। कुछ पेशेंट्स में जाते हैं तो रक्तदान महादान, लेकिन अगर रक्तदान किसी ने कर दिया तो सोशल मीडिया पे क्या, मैंने ब्लड दिया। अरे भाई दिया तो दिया है ना, नेकी करो दरिया में डाल, काहे दिखा रहे हो? या एक पेशेंट को 2 केले दे रहे हैं और 8-10 लोग क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं कि हमने पेशेंट्स को क्या किया। ये ठीक नहीं है, दिखावा। चलो भाई, इस तरह से दो, किस तरह से? दाहिने हाथ से इस प्रकार दान करो कि बाएं हाथ को पता ना चले। कैसे? और जब दो, आपके सामने जब कोई आता है मांगने, तो आपने बैठना है नीचे, तब देना है। क्यों? देने वाला होता है। हाँ, कहाँ है ये परंपरा? बताओ, ये परंपरा कहाँ है? ये हमारे देश में थी पहले, ये बौद्धों की परंपरा थी, ये चाणक्य के समय की परंपरा थी। किसके समय की? अरे भाई किसके समय की परंपरा थी? भवती भिक्षाम देही माता, तो तब माता आती थी तो ऐसे नहीं देती थी, ऐसे करके ले, बैठ के देते थे। कैसे? जो देने वाला वो बैठेगा और तब जो लेने वाला वो अपनी झोली ऊपर खड़ा होकर क्या करेगा, तब ऐसे करके देना, हाथ जोड़ने। क्या करने? लाइक नहीं देखने, क्या कितने लाइक मिले। ठीक है, आगे चलो भाई। 1929 में अंतिम चरण में भारतीय साम्यवादी नेताओं ने अपने को राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक करके उसे पूंजीपतियों की पार्टी घोषित कर दिया। क्या कर दिया भाई? कुछ लोग कांग्रेस से पृथक हो गए, उसे पूंजीपतियों की पार्टी घोषित कर दिया तथा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूंजीपतियों का एजेंट बताया। क्या बताया? एजेंट बताया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, कब शुरू हुआ भाई? अरे डेट के साथ। गांधी जी अगर
भी करते हैं तो वो डेट याद रखनी है आपने मॉडर्न में। क्या समझ में आया? हाँ, गांधी जी अगर छींकते भी हैं तो याद रखनी है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 12 मार्च 1930 गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को साम्यवादियों ने भारत में क्या कहा? सशस्त्र क्रांति का उचित मार्ग समझा और आंदोलन जो अहिंसक था उसे कई स्थानों पर हिंसक रूप प्रदान कर दिया। क्या कर दिया? हिंसक रूप प्रदान कर दिया। गांधी जी को आधी टेंशन तो यही थी कि मैं अहिंसक आंदोलन चला रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि खादी की आड़ में क्या कर रहे हैं कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं और आरोप क्या हो जाए, कांग्रेस पर लग जाए या मुझ पर लग जाए। एक बार पहले कर चुके थे वो, क्या असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, डिसओबीडियंट मूवमेंट जब चल रहा था, चोरा चोरी की घटना हुई, कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। गांधी ने कहा नहीं, अभी देश तैयार नहीं है। किसके लिए? आजाद हो जाते हम कब? 1922 में। लेकिन क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, सब लोग नाराज हुए, गांधी गिरफ्तार किए गए। क्या किए गए? गांधी को भी खतरा हो जाता था कई बार, तो अंग्रेज सरकार क्या करती? गिरफ्तार कर देती। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को साम्यवादियों ने भारत में सशस्त्र क्रांति का उचित मार्ग समझा और आंदोलन जो अहिंसक था उसे कई स्थानों पर हिंसक रूप प्रदान कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हिंसात्मक होता देख गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर 5 मार्च 1931, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। ये इरविन वही वाइसरॉय हैं जो पहली बार वाइसरॉय हाउस में गए थे, जिसको आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम था वाइसरॉय हाउस। वो बना था भाई 1911 में। दो काम हुए थे, बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया था, साथ में बोला था भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई राजधानी। हार्डिंग पर बम फेंका। किसने? रास बिहारी बोस के जो क्रांतिकारी थे, बसंत कुमार, अवध बिहारी वगैरह जितने भी लड़के थे उस समय क्रांतिकारी, उन्होंने बम फेंका। ठीक है जी। रास बिहारी बोस इस देश से बाहर चले गए, जापान चले गए। तो उसके बाद वाइसरॉय के रहने के लिए भी तो चाहिए था, वाइसरॉय हाउस बनाया गया, उसी को आप बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। रायसीना हिल्स पर है वो। किस पर है? रायसीन की पहाड़ियों पर है। और रायसीना हिल्स जो है वो अरावली रेंज का ही बड़ा हुआ क्या है? अरावली आपकी राजस्थान में वही रेंज आ रही है, घिसते 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 दिल्ली तक, और घिसी हुई है वो पहाड़ी। रेजिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं। संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन सी? अरावली। उसी का एक पार्ट है कौन? रायसीना। ठीक है, वही इरविन है। कौन है? और इनके साथ गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और यहीं पर हुआ वो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर क्या रोक लगाई जा सकती थी, पर गांधी पर एक दाग लग गया यहां पर कि उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। गांधी अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में कहते तो मेरे ख्याल से फांसी रुक सकती थी, पर यह कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि भगत सिंह जो अमर हुए वो फांसी के बाद हुए। अगर रुक जाती तो फिर और क्रांतिकारी पैदा नहीं होते। हंसते हुए फांसी चढ़ना, ये एग्जाम्पल था किनके लिए? युवाओं के लिए, कि भाई बहुत दर्द नहीं होता है, देश के लिए मर रहे हो तो रोने की जरूरत नहीं है, हंसते हंसते क्या फंदा चूमो और क्या करो। और बल्कि कई तो ये भी बोलते थे काला कपड़ा नहीं लगाना हमारे, सीधे क्या करना है, ऐसे ही मरेंगे हम, हमारी आंखें देखिए बाहर निकलते हुए। जब फांसी लगता है आदमी तो आंखें बाहर निकलती हैं, नेत्र कोटर से बाहर आ जाती हैं। क्या होती हैं? चलो जी आगे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। यह कहा जाता है कि गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, लास्ट में इरविन नहीं बोला क्या कि महात्मा आप कुछ बोलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए दो तरह की क्या है तरीके हैं, हमारा जो तरीका है वो क्या है अहिंसात्मक है, उनका जो तरीका है वो क्या है हिंसात्मक है। तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, बड़ा विरोध हुआ गांधी जी। ठीक है, साम्यवादियों ने गांधी इरविन समझौते को राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात की संज्ञा दी। क्या दी? राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसियों ने विश्वासघात किया, ऐसा बोला। किसने? साम्यवादियों ने। समझ में आया? साम्यवादियों के भारत में बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित ब्रिटिश सरकार ने 1934 में, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने पूछा कि कब लगाया गया भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध? आंसर 1934 में प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 1942 तक रहा। कब तक? 1942 तक रहा।
1935 में साम्यवादी दल एक बार कांग्रेस के निकट आया और इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस भारत की जनता का केंद्रीय जन संगठन है जो साम्यवाद के विरोध में खड़ा है। किसके विरोध में? साम्यवाद के विरोध में खड़ा है। ठीक है। 1939 में पीसी जोशी ने नेशनल फ्रंट में लिखा है कि आज हमारा सबसे बड़ा वर्ग संघर्ष राष्ट्रीय संग्राम है और कांग्रेस इसका मुख्य अंग है। किसने लिखा? पीसी जोशी ने 1939 में। किसमें? नेशनल फ्रंट। किसमें लिखा? नेशनल फ्रंट में, कि आज हमारा सबसे बड़ा वर्ग संघर्ष राष्ट्रीय संग्राम है और कांग्रेस इसका मुख्य अंग है। अक्टूबर 1934 में कांग्रेसी समाजवादी दल का गठन कांग्रेस के भीतर हो गया। 1934 में क्या हो गया? कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेसी साम्यवादी क्या हो गया? समाजवादी दल का गठन हो गया। इस दल के प्रमुख सदस्य कौन थे? अब देखो भाई, छोटे मोटे लोग नहीं थे। जेपी, जयप्रकाश नारायण। कौन? जिन्होंने प्रिजन डायरी लिखी, जयप्रकाश नारायण नंबर 1। नंबर 2, जयप्रकाश नारायण ने वाई सोशलिज्म लिखी। क्या लिखी? समाजवाद क्यों। जयप्रकाश नारायण जब अगस्त क्रांति हुई, यानी 7-8 अगस्त को ग्वालियर टैंक बंबई, जिसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, जहां पर गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण डू और डाई, क्या कहा था? डू और डाई। और जब सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो जेपी भी क्या हुए? गिरफ्तार हुए। लेकिन जयप्रकाश नारायण को कहां गिरफ्तार किया गया? हजारीबाग की जेल में गिरफ्तार किया गया। कहां किया गया? कैद किया गया। कहां किया गया? हजारीबाग की जेल में कैद किया गया। जयप्रकाश नारायण वहां से दीवार फांदकर बाहर निकल गए और इस मूवमेंट को, वैसे तो नेतृत्वहीन आंदोलन है, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन नेतृत्व प्रदान किया अंडरग्राउंड रहकर। किसने? जयप्रकाश नारायण। समझ में आ गया? आगे चलकर जेपी मूवमेंट देखते हैं आप। क्या देखते हैं? जेपी मूवमेंट। छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, पूरी भीड़ है इनके साथ, आधा देश है इनके साथ। समझ में आया? जो समाजवादी पार्टी है ना, कौन? अरे मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, ये इन्हीं को फॉलो करते हैं। ये अलग बात है कि क्या इस समय तक देश आजाद नहीं हुआ है जयप्रकाश नारायण के समय में। जो समाजवादी बोलते हैं, यूपी में सुना होगा आपने, उनमें फिर बड़े नेता के रूप में जो उभरे आजादी के बाद, बहुत बाद में, वो कौन थे? मुलायम सिंह। कौन थे? वही है समाजवादी पार्टी। फिलहाल मैं बता रहा हूं, कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कांग्रेस के भीतर हुआ। इस दल के प्रमुख सदस्य कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन। कौन भाई? बड़े नाम हैं, कृपया याद करें। अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, महिला भी है। कौन? मीनू मसानी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर राम मनोहर, हॉस्पिटल भी इनके नाम पर दिल्ली में, राम मनोहर लोहिया। और कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह, यूसुफ मेहरौले। यूसुफ, ये नाम याद करने पड़ेंगे। समाजवादी विचारधारा को, समझ में आया? ठीक है जी। आगे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के समर्थन के बाद स्थापित कांग्रेस समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के भीतर ही रहकर कांग्रेस में समाजवादी मूल्यों से आबद्ध करना और इसकी बुनियादी नीतियों को बचाए रखना। समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की? वाई सोशलिज्म की रचना किसने की? आंसर जयप्रकाश नारायण ने की। तथा समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव। दोनों किताबें याद करनी पड़ेगी। वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन, आचार्य नरेंद्र देव। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 1940 में क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया गया। यह संगठन अंग्रेजों के बाद भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहता था। क्या करना चाहता था? समाजवाद की। नेहरू भी कहते हैं एक जगह पे, मैं समाजवादी हूं। क्या कहते हैं? मैं समाजवादी हूं, है ना। मेरा भरोसा उन पर नहीं है। वो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो कि किस तरह होते हैं? राजाओं के जैसे होते हैं, उन पर नहीं है मेरा भरोसा। कुछ इस तरह से बोलते हैं, पढ़ लेंगे आगे। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में बंगाल में की गई। इस दल के संस्थापक सदस्य थे मजदूर नेता एच दत्त मजूमदार। कौन थे? एच दत्त मजूमदार, अजीत रॉय, शिशिर रॉय और विश्वासनाथ दुबे। भारत में भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना, भारतीय बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, उसी के नाम से भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में बंगाल में की गई। इस दल के संस्थापक सदस्य कौन थे? मजदूर नेता एच दत्त मजूमदार,
एच दत्त, अजीत रॉय, शिशिर रॉय और विश्वासनाथ दुबे। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। 1924 में एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, क्रांतिकारियों ने की थी। लड़के थे जो चंद्रशेखर आजाद, है ना, और बहुत सारे उनके साथ। क्या चंद्रशेखर आजाद जी की जब मृत्यु हुई, मतलब शहीद हुए वो, उनकी उम्र कितनी रही होगी? मुश्किल से 25 साल। मूछों पे उस जमाने में जल्दी आ जाती थी मूछें, आपको दिखता होगा, पिस्टल लगा रखी, मूछों पे ताऊ दे रहे। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में लड़ते रहे पुलिस वालों से। वो भी किसी ने मुखबिरी कर दी थी, किसी दोस्त ने, ठीक है। लड़ते रहे, एक गोली बची, उन्होंने कहा मैं आजाद पैदा हुआ था, आजाद ही मरूंगा, ऐसे पुलिस के उसमें हत्या तो नहीं चढ़ूंगा। आखिरी गोली अपने आप को मार दी उन्होंने। 25 साल के थे, कितने, लगभग इतनी उम्र रही होगी उनकी, है ना। तो भाई एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। आपने देखा होगा 1928 में जाकर, 24 से 28 तक जाते जाते 1928 में वो एचआरए का नाम बदल देते हैं। एक क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक होती है, कहां पर? कोटला फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था वो। कोटला फिरोज शाह बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फिरोज शाह कोटला के किले में गुप्त बैठक की, और वहां पर क्या किया? एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया। क्या किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। तो सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? HSRA बोला गया। एचआरए का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि 1924 में एचआरए बनी, 1928 में एचआरए का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है। तो भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में बंगाल में की गई, ये बता दिया मैंने। उसके बाद 1937 में मानवेंद्र नाथ रॉय, कौन भाई? मानवेंद्र नाथ रॉय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, और सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की। दोनों क्वेश्चन यूपी में पूछे गए, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1937 में लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, और सौमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो गया भाई। पहला वाला 1914 से 1918 चला, ये 1939 से 1945 तक चला, है ना। 1939 शुरू होने पर भारतीय साम्यवादियों ने इसे लोक युद्ध, पीपल्स वॉर की संज्ञा दी। किस वॉर की? पीपल्स वॉर की संज्ञा दी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ में साम्यवादियों ने समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस द्वारा सरकार के युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रयासों का समर्थन न करने पर साम्यवादियों ने अपने को आंदोलन से अलग कर दिया। क्या कर दिया? 1946 में नौसेना विद्रोह का साम्यवादियों द्वारा समर्थन किया गया। साम्यवाद हमेशा क्या करता है? पूंजीवाद के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध जो क्रांतियां होती है, विद्रोह होता है, हड़तालें होती है, उसका क्या करता है? समर्थन करता है। इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ये नहीं चाहती है कि देश में साम्यवाद या कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट विचारधारा क्या हो? प्रसारित हो। लेकिन फिर भी इस देश में सिर्फ 2 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कम्युनिस्टों ने क्या किया? शासन किया। इंप्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं हो पाया। एक बंगाल, वेस्ट बंगाल, वहां पर कम्युनिस्ट थे। एक केरला, कहां पर? केरल में। 2 जगह पे कम्युनिस्ट सफल रहे, बाकी पूरे देश में कहीं पर भी सफल नहीं रहे। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने क्या किया? शासन किया। क्या किया? है ना। रफी साहब ने गाना गाया कि गरीब आवाम के लिए कांग्रेस को वोट दो। किसको दो? मतलब मैं बता रहा हूं, जबकि गरीबों को जो करने वाले थे, क्या बताने वाले कि आपका क्या शोषण हो रहा है, कौन बताते हैं? कम्युनिस्ट बताते हैं। इवन जितने भी मजदूर संगठन होते हैं वो कम्युनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? मजदूरों को बताया जाता है कि मानवोचित दशाओं में काम करना है आपने, और सही भी है अगर देखा जाए तो। सरकार भी प्रयास करती है, डीपीएसपी में लिखती है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, संविधान में लिखा मानवोचित दशाएं। मानवोचित दशाएं ये नहीं होती है कि अफ्रीका से आपने गुलाम खरीदे, अमेरिका ले गए, उनके पैर में बेड़ियां बांधी, लंबी लंबी 1-1 किलोमीटर लंबी बेड़ियां बांधी, उनसे 18-18, 20-20 घंटे काम कराया। ये मानवोचित नहीं होता है। मानवोचित होता है लगभग कि सुबह आपने काम शुरू किया और शाम को 5 बजे आपने क्या करना? छोड़ना है अपना। फावड़ा है, जो भी है, हसिया है, देखा होगा आपने, इनके चिन्ह जो होते हैं, हसिया, बाली होता है, लाल झंडा होता है, लाल सलाम बोलते हैं। तो
मानवोचित दशाएं ये होती हैं कि 8 साढ़े 8 बजे मेरे ख्याल से काम शुरू होता है, दिन में भोजन करने का समय दिया जाता है, उसके बाद भोजन ऐसा नहीं कि खाओ जल्दी और करो फिर दोबारा भोजन करना है, थोड़ा लेटना भी है। मजदूर है वो अगर लेट रहा है तो उसको लेटने देना है थोड़ी देर, क्योंकि खाना पचाने के लिए थोड़ा सा आराम, चाहे 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी है, लंच टाइम जिसे बोलते हैं, लंच टाइम लेगा, उसके बाद काम करेगा 5 बजे। 5 बजे के बाद अगर आपको और काम कराना है, उसके अंदर है क्षमताएं, वो काम करना चाह रहा है, तो आपको उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ओवर टाइम जिसको बोलते हैं। समझ में आया? ठीक। कौन समझाता है मजदूरों को उनके अधिकार? कौन बताता है? समझ में आ गया? संगठन बताते हैं। तो सरकार भी प्रयास करती है नियम बनाने की, न्यूनतम दिहाड़ी इतनी होनी चाहिए, करती है सरकार प्रयास, ऐसा नहीं है, ठीक है। वरना तो अगर जो पूंजीपति हैं वो क्या करते हैं, अगर आप देखें तो तेंदू पत्ते से लपेटी जाती है बीड़ी। किससे? तेंदू पत्ते से बनती है बीड़ी। अब बीड़ी के कारखाने में यार बीड़ी को पहले 50 पैसे 1 रुपए की आती थी, तो जो बीड़ी लपेट रहा होगा उसे कितने मिलेंगे दिन भर में? दिन भर लपेटेगा वो बीड़ी, लास्ट में उसको 10 रुपए चल जाएगा, ना नमक आएगा ना तेल आएगा उसमें। तो फिर न्यूनतम दिहाड़ी देनी पड़ती है। तो फिर आपने देखा होगा इन चीजों की भी क्या हुई, कीमत बढ़ी। फिर क्या बढ़ी? कीमत बढ़ी। दिन भर तंबाकू खाने वालों को देखेंगे आपने, वो चूना महिलाएं डाल रही हैं, बच्चे डाल रहे हैं, हाथ फट जाते हैं भाई, खून निकलता हाथों से। लेकिन क्या, पान वाले के हाथ देखना, दिन भर पान बना रहा, हाथों में क्या होगा? ठीक है ना। चलो, तो नौसैनिक विद्रोह का समर्थन किया। रेटिंग्स विद्रोह बता रखा मैंने, बता रखा है। नौसैनिक विद्रोह तलवार नामक जहाज से शुरू हुआ था। क्लियर हो गया? अब अगला चैप्टर जो मैं कराऊंगा वो कराऊंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है।